गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा पार्ट 3 हिटलर का उदय और नात्सीवाद। उसमें आज हम पढ़ेंगे आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध। इससे पहले हमने हिटलर का उदय कैसे हुआ ये जाना था, और हिटलर ने जो है किस प्रकार से तानाशाही शासन व्यवस्था को स्थापित किया, और कैसे जो है नस्लवादी था हिटलर पूरा, और अपनी जर्मन नस्ल को ही महत्व देता था। बाकी जो है किस तरह उसने गैस चैम्बरों में जो है ठूस ठूस के अन्य लोगों की, यहूदियों की और पुलिसों की, इनकी जो है हत्या कर दी थी। इनके बारे में हमने जाना। हिटलर का व्यक्तित्व भी हमने जाना कि हिटलर जो है बहुत ही अच्छा वक्ता था। धुआंधार प्रचार उसकी नात्सीवाद का हो रहा था। ये सब हमने जान लिया। अब हम आज देखेंगे कि आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध, यानी नात्सीवाद जो था हिटलर का, जो था जर्मनी में, उसका जो तानाशाही शासन था, उसका लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, इसके बारे में तो देखो, किताब खोलो आप भी। नात्सीवाद पर आम लोगों की प्रतिक्रिया क्या रही ये देखेंगे अपन। बहुत सारे लोग नात्सी शब्द भंडार और धुआंधार प्रचार के शिकार हो गए। अपन ने पढ़ा था ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता था उसके शब्दों में और उसके प्रचार की कला में, कि लोग उन शब्दों का अर्थ समझ ही नहीं पाते थे कि ये क्या चीज़ है। तो धुआंधार प्रचार का शिकार हो गए लोग। वे दुनिया को नात्सी नज़रों से देखने लगे और अपनी भावनाओं को नात्सी शब्दावली में ही व्यक्त करने लगे। किसी यहूदी से आमना सामना हो जाने पर उन्हें अपने भीतर गहरी नफरत और गुस्से का एहसास होता था। उन्होंने न केवल यहूदियों के घरों के बाहर निशान लगा दिए, बल्कि जिन पड़ोसियों पर शक था उनके बारे में पुलिस को भी सूचित कर दिया। उन्हें पक्का विश्वास था कि नात्सीवाद ही देश को तरक्की के रास्ते पर लेकर जाएगा, यही व्यवस्था सबका कल्याण करेगी। यानी नात्सीवाद का लोगों पर, जर्मन लोगों पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, और उसके शब्द भंडार और धुआंधार प्रचार में लोग इस तरह फंस गए कि वो जो है पूरी दुनिया को नात्सी नज़रों से देखने लगे। उनकी भावनाएं ही ऐसी हो गई, नात्सी शब्दावली में ही व्यक्त करने लग गए। वो अपनी भावनाओं को भी उसी शब्दावली में व्यक्त करने लग गए। यानी हिटलर का जो एक एक शब्द उन पर जो है प्रभावशाली रहा, और अब वो भी उन्हीं शब्दों का प्रयोग करने लग गए। यहूदियों के साथ जो अत्याचार हिटलर करता था, अब जो आम लोग भी ऐसे हो गए कि वो यहूदियों को देखना ही नहीं चाहते थे। यानी आम लोगों पर हिटलर का प्रचार की कला का, हिटलर के प्रभावशाली भाषणों का, इनका इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि वहाँ की आम जनता ही जो है मानवता के खिलाफ हो गई। यानी यहूदियों के साथ आम लोग भी अत्याचार करने लगे, अपने नस्लवाद को, नात्सीवाद को जो है महत्व देने लगे। और उनका मानना ही यही हो गया कि जो है ये उनको पक्का विश्वास हो गया कि ये नात्सीवाद जो है यही हमारे देश जर्मनी को तरक्की की राह पर ले जाएगा, और ये व्यवस्था सबका कल्याण करेगी। इस तरह मानने लग गए। कौन? जो जर्मनी लोग थे, जर्मन के, हिटलर के और नात्सीवाद के समर्थक थे वो लोग। देखो, लेकिन जर्मनी का हर व्यक्ति नात्सी नहीं था। अब वो नात्सीवाद, जो हिटलर के नात्सीवादियों के समर्थक थे, वो ऐसा मानते थे, लेकिन जर्मनी का हर व्यक्ति नात्सी नहीं था। बहुत सारे लोगों ने पुलिस दमन और मौत की आशंका के बावजूद नात्सीवाद का जमकर विरोध किया, लेकिन जर्मन आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा इस पूरे घटनाक्रम का मूक दर्शक और उदासीन साक्षी बना हुआ था। लोग कोई विरोधी कदम उठाने, अपना मतभेद व्यक्त करने, नात्सीवाद का विरोध करने से डरते थे। वे अपने दिल की बात कहने के बजाय आंख फेर कर चल देना ज़्यादा बेहतर मानते थे। पादरी निम्योलर, अंडरलाइन कर लो इस पे। पादरी जो वहाँ चर्च में हुआ करते थे, पादरी निम्योलर ने नात्सियों का लगातार विरोध किया था। उन्होंने पाया कि नात्सी साम्राज्य में लोगों पर जिस तरह के निर्मम और संगठित जुल्म किए जा रहे हैं, उनका जर्मनी की आम जनता विरोध नहीं कर पाती थी। जनता एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी। गेस्तापो की दहशत, जो गेस्तापो थे वो ट्रेन भर भर के जाते थे। गेस्तापो की दहशतनाक कार्यशैली, कुकृत्यों पर निशाना साधते हुए इस खामोशी के बारे में उन्होंने बड़े मर्मस्पर्शी ढंग से लिखा। किसने? पादरी जो थे ना, ये पादरी निमोलर ने, उन्होंने ये लिखा है। देखो, जर्मनी में भी तीन तरह के लोग हो गए थे। एक तो वो लोग जो हिटलर के समर्थक थे,
नाथसीवाद की प्रचार की धारा में, नाथसीवाद की धारा में बिना सोचे समझे बहे जा रहे थे वो लोग। हिटलर का साथ देने वाला, नाथसीवादियों को सर्वश्रेष्ठ समझने वाले लोग, वो लोग थे जो नाथसीवाद का विरोध कर रहे थे। ये भी थे जर्मनी में, वो लोग भी थे जो नाथसीवाद का विरोध कर रहे थे। वो पुलिस के दमन और मौत की आशंका के बावजूद भी नाथसीवाद का जमकर विरोध कर रहे थे। ये हमने यहाँ पढ़ा। ठीक है, दो तरह के लोग हो गए, एक तो नाथसीवाद के समर्थक, हिटलर के समर्थक, जो उसके भाषणों के प्रभाव में और नाथसीवाद के प्रचार की कला में डूबकर उसी के रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। एक नाथसीवाद के विरोधी थे, कुछ लोग मौत का भी डर नहीं था उनको, क्योंकि वो तो मारते थे ना, विरोध करते थे उनको ही, लेकिन फिर भी वो नाथसीवाद का विरोध कर रहे थे। ऐसे लोग थे। और बड़ी संख्या में जो लोग थे जर्मनी में, वो मूक थे, वो बिल्कुल भी विरोध नहीं कर रहे थे। जो उनकी आंखों के सामने अत्याचार हो रहे, वो उनको जो है आंख फेर के उनके सामने जो हो रहा उसको देखकर चले जाते थे, क्योंकि वो डरते थे विरोध करने से। अपने बात, दिल की बात कहने के बजाय आंख फेर के चल देना ही वो ज़्यादा बेहतर समझते थे। क्यों? क्योंकि अगर विरोध करे तो अत्याचार सहने पड़े उनको। ऐसे में नाज़ी साम्राज्य में लोगों पर जिस तरह के निर्मम और संगठित जुल्म किए जा रहे थे, उनका जो है जर्मनी की आम जनता विरोध नहीं कर पाती थी। विरोध की भावना थी लोगों में, लेकिन वो विरोध नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनके अत्याचार ही इतने खतरनाक थे नाज़ियों के। जनता एक अजीब खामोशी में डूबी हुई थी, दुखी थी, खामोश, लेकिन फिर भी क्या थी? खामोश थी जनता, विरोध नहीं कर पा रही थी। जनता खामोशी में थी। गेस्तापो की दहशत और ये कार्यशैली, जो कुकृत्य थे इनके, ये लोगों को बहुत डरा कर रखते थे। ऐसे में जो है एक ये थे पादरी थे, पादरी जो चर्च में होते हैं। निम्योलर ने जो है नाज़ियों का लगातार विरोध किया, और उन्होंने जो एक मर्मस्पर्शी ढंग से, जो उनकी कार्यशैली थी ना नाज़ियों की, किस तरह से लोगों को पागल बनाना, किस तरह लोगों पर अत्याचार करना, कैसे क्या करना, उन पर उन्होंने लिखा है पादरी ने। ठीक है, मर्मस्पर्शी ढंग से, यानी मर्मस्पर्शी का मतलब हृदय को स्पर्श कर जाने वाले। देखो क्या लिखा है। पहले वे कम्युनिस्टों को ढूंढते आए। कम्युनिस्ट कौन थे? उनके विरोधी थे नाज़ियों के। मैं कम्युनिस्ट नहीं था, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। फिर वे सोशल डेमोक्रेटिक्स को ढूंढते आए। ये लोग हमने देखे, पढ़े थे इसी पार्ट में। कम्युनिस्ट डेमोक्रेटिक्स को ढूंढते आए। मैं सोशल डेमोक्रेटिक भी नहीं था, इसलिए चुप रहा। कौन? वो पादरी कह रहे हैं। इसके बाद वे ट्रेड यूनियन वालों को ढूंढते आए। फिर मैं ट्रेड यूनियन में भी नहीं था। और फिर वे यहूदियों को ढूंढते आए, लेकिन मैं यहूदी नहीं था, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। फिर अंत में जब वह मेरे लिए आए, तो वहाँ कोई नहीं बचा था जो मेरे साथ खड़ा हो सके। यानी पादरी अपने लिए लिखते हैं कि मैं, वो पहले मेरे पास आए तो मैं कम्युनिस्ट के जानकर मुझे ढूंढा, तो मैं वो भी नहीं था, मैं डेमोक्रेटिक भी नहीं था, मैं ट्रेड यूनियन का भी नहीं था, अपने लिए कह रहे हैं वो। लेकिन जब वो मेरे ही पास आए, कोई डेमोक्रेटिक और कम्युनिस्ट नहीं, तब मेरे पास कोई भी नहीं था, मैं ही बचा था, क्योंकि बाकी सबको तो वो ले जा चुके थे, अत्याचार कर चुके थे उन पर। तो देखो ये बॉक्स देखो। क्या नाचियों द्वारा सताए गए लोगों के प्रति हमदर्दी का अभाव केवल दहशत की ही वजह से था? लॉरेंस रीस का कहना है कि यह मानना गलत होगा। लॉरेंस रीस ने हाल ही में अपने वृत्त चित्र में द नाचीज ए वार्निंग फॉर मिस्ट्री के लिए तरह तरह के लोगों से बातचीत की थी। ये वहाँ का है इतिहासकार लॉरेंस रीस। इस सिलसिले में उन्होंने एरना कॉच से भी बात की, जो 1930 के दशक में किशोरी थी और अब वह दादी बन चुकी है। एरना ने रीस से कहा, 30 के दशक में एक उम्मीद सी दिखाई दी थी। 30 के दशक में आया था ना, 1933 में बना था हिटलर जर्मनी का चांसलर। ये बेरोजगारों के लिए ही नहीं बल्कि हर किसी के लिए उम्मीद का दौर था, क्योंकि हम सभी दबा कुचला महसूस करते थे। अपने अनुभवों के आधार पर मैं कह सकती हूँ कि उन दिनों तनख्वाहें बढ़ी थी और जर्मनी को मानो अपना उद्देश्य दोबारा मिल गया था। कम से कम मुझे तो यही लगता था कि वह अच्छा दौर था, मुझे अच्छा लगा था। यानी उस समय जब हिटलर आया, तब लोगों में नई उम्मीद जागी थी। आगे देखो। आगे देखो। नाची जर्मनी में
यहूदी क्या महसूस करते थे, ये एक बिल्कुल अलग कहानी है। शार्लट बेराट ने अपनी डायरी में लोगों के सपनों को चोरी छिपे दर्ज किया था। बाद में उन्होंने अपनी इस डायरी को पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। पढ़ने वालों को झकझोर कर रख देने वाली इस किताब का नाम अंडरलाइन कर लो, थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स। किसकी किताब है ये? शार्लट बेराट की। उन्होंने एक डायरी लिखी थी, पहले तो चोरी छुपे लिखते थे, लेकिन बाद में पढ़ने वाले उस डायरी को जो है एक पुस्तक के रूप में उन्होंने प्रकाशित कर दिया, सबके सामने आ गई और उस किताब ने सबको झकझोर के रख दिया। पुस्तक का नाम था थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स। शार्लटे की ने इस किताब में बताया है कि एक समय के बाद किस तरह खुद यहूदी भी अपने बारे में नाज़ियों द्वारा फैलाई जा रही रूढ़ छवियों पर यकीन करने लगे थे। अपने सपनों में ही उन्होंने भी अपनी नाक आगे से मुड़ी हुई, बाल व आंखें काली और यहूदियों जैसी शकल सूरत व चाल चाल ढाल दिखने लगी थी। नाज़ी प्रेस में यहूदियों की जो छवियां और तस्वीरें छपती थी, वे दिन रात यहूदियों का पीछा कर रही थी। वे छवियां सपनों में भी उनका पीछा नहीं छोड़ती थी। बहुत सारे यहूदी गैस चैम्बर में पहुंचने से पहले ही दम तोड़ गए थे। देखो, उसने जो ये है शार्लट बेराट, इसने एक पुस्तक लिखी थी ये वाली, ये थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स। इसमें इसने लिखा था कि यहूदियों पर जर्मनी में इतने अत्याचार किए गए कि वो बेचारे अपने अस्तित्व ही भूल गए। वो सपनों में भी अपने आप को उसी तरह देखते थे जैसे जो है उन पर अत्याचार हो रहा था, वो उनको जो है अवांछित समझा जा रहा था ना, वैसे ही वो अपने आप को देखने लग गए थे। यानी जो कुछ उनके साथ हो रहा था उसको उन्होंने अपनी नियति ही मान ली थी। गैस चैम्बर में पहुंचने से पहले ही बेचारे जो है दम तोड़ रहे थे। इस तरह की उनकी भावनाएं ही ऐसी हो गई थी। उसने इस किताब में ये लिखा। अगला देखो, माध्वंस, होलोकास्ट के बारे में जानकारी है। देखो ये क्या है माध्वंस या होलोकास्ट? नाज़ी तौर तरीकों की जानकारी नाज़ी शासन के आखिरी सालों में रिस रिस कर जर्मनी से बाहर जाने लगी। नाज़ी तौर तरीके की, किस तरह से वो वहाँ पर जर्मनी में शासन कर रहे हैं, कैसे अत्याचार कर रहे हैं, इसकी जो है जानकारी आखिरी सालों में रिस रिस कर यूरोप महाद्वीप के अन्य देशों में फैलने लगी। लेकिन वहाँ कितना भीषण रक्तपात और बर्बर दमन हुआ था, इसका असली अंदाजा तो दुनिया को युद्ध खत्म होने और जर्मनी के हार जाने के बाद ही लग पाया। लेकिन हकीकत क्या थी? थोड़ी थोड़ी जानकारी तो हो रही थी यूरोप महाद्वीप के अन्य देशों को कि जर्मनी में क्या हो रहा है, लेकिन पूरा पता उसके अत्याचारों का खुला चिट्ठा तो कब खुला? युद्ध की समाप्ति के बाद, जब जर्मनी दूसरे विश्व युद्ध में हार गया। जर्मन समाज तो मलबे में दबे हुए एक पराजित राष्ट्र के रूप में अपनी दुर्दशा से दुखी था ही, लेकिन यहूदी भी चाहते थे कि दुनिया उन भीषण अत्याचारों और पीड़ाओं को याद रखे जो उन्होंने नाज़ी कत्लेआम में झेली थी। इन्हीं कत्लेआमों को माध्वंस या होलोकास्ट कहा गया। जर्मनी में जो यहूदियों के ऊपर अत्याचार हुए, कत्लेआम हुए, उनको जो है ऐसे अत्याचारों से मारा गया, किस तरह से उनको बुरी दुर्दशा उनकी की गई, उसको क्या कहा गया? माध्वंस या होलोकास्ट कहा गया। ठीक है, यहाँ से देखो आप, यहूदी दुनिया के उन भीषण अत्याचारों और पीड़ाओं को याद रखे जो उन्होंने नाज़ी कत्लेआम में झेली थी। किसने? यहूदियों ने। और इन्हीं कत्लेआमों को, जर्मनी में यहूदियों के साथ जो कत्लेआम हुआ उसको क्या कहा गया? माध्वंस या होलोकास्ट। जब दमन चक्र अपने शिखर पर था, उन्हीं दिनों एक यहूदी टोले में रहने वाले एक आदमी ने अपने साथी से कहा था कि वह युद्ध के बाद सिर्फ आधा घंटा और जीना चाहता है। शायद वह दुनिया को ये बताकर जाना चाहता था कि नाज़ी जर्मनी में क्या क्या हो रहा था। जो कुछ हुआ उसकी गवाही देने और जो भी दस्तावेज हाथ आए उन्हें बचाने की वह अदम्य चाह गेटों और कैंपों में नरकीय जीवन भोगने वालों में बहुत गहरे तौर पर देखी जा सकती है। उनमें से बहुतों ने डायरियाँ लिखी, नोटबुक लिखी और दस्तावेजों के संग्रह बनाए। लेकिन इसके विपरीत जब यह दिखाई देने लगा कि अब युद्ध में नाज़ियों की पराजय तय ही है, तो नाज़ी नेतृत्व में दफ्तरों के में मौजूद तमाम सबूतों को नष्ट करने के लिए अपने कर्मचारियों को पेट्रोल बांटना शुरू कर दिया। इस तरह का क्या उन्होंने डायरियाँ वगैरह लिखी अपने आप को जो है वो बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए। लेकिन जब ये पता चलने लगा कि अब तो दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी की हार तय है, तो उन्होंने जो है कर्मचारियों को पेट्रोल बांटना शुरू कर दिया कि इनको जलाकर राख कर दिया जाए।
दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में स्मृति लेखों, साहित्य, वृत्त और एक जो था वो व्यक्ति जो यहूदी था, वो क्या चाहता था कि युद्ध खत्म होने के आधे घंटे और मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, जिससे कि मैं जर्मनी हार जाएगा और मैं अपनी बात प्रकट करूँगा दुनिया के सामने कि जर्मनी में किस तरह अत्याचार हुए हैं लोगों के साथ। दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में स्मृति लेखों, साहित्य, वृत्ति चित्रों, शायरी, स्मारकों और संग्रहालयों में इस महाध्वंस का इतिहास और स्मृति आज भी जिंदा है। ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने उन शाह दिनों में भी प्रतिरोध का साहस दिखाया। उन लोगों के लिए भी ये सारी बातें शर्मनाक यादगार है जिन्होंने ये जुल्म ढाए, और उनके लिए चेतावनी की आवाज़ें हैं जो खामोशी से सब कुछ देखते रहे। जो 3 तरह के लोग थे वहाँ पर जो उनके साथ थे शाह दिनों में प्रतिरोध का, एक तो वो लोग जो नाथसीवादी थे और हिटलर के समर्थक थे, वो जो है उनकी याद दिलाते हैं कि उन्होंने किस तरह से कृत्य किया। और कुछ उन लोगों के लिए श्रद्धांजलि है जो ऐसे ऐसे समय में भी नाथियों का विरोध करे, और लगातार उन्होंने विरोध जारी रखा और नाथियों ने जो है उनको मौत के घाट उतार दिया। उनके लिए एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने शाह दिनों में प्रतिरोध और साहस दिखाया। और उन लोगों के लिए भी ये सारी बातें शर्मनाक यादगार है जिन्होंने जो है नाथसीवाद का साथ देकर लोगों पर जुल्म ढाए थे। 3 तरह के थे। और एक उनके लिए चेतावनी है जो खामोश रहे। अधिकांश जनता तो क्या थी, खामोश थी, विरोध ही नहीं किया उन्होंने। अगर सब मिलकर विरोध करते तो हिटलर की थोड़ी आंखें खुल भी सकती थी कि मैं जो कर रहा हूँ गलत है। तो ये 3 तरह के लोग थे और इन सब के बारे में वहाँ स्मृति लेख, साहित्य, शायरियाँ वगैरह जो है आज भी संग्रहालय में देखने को मिलते हैं, जो इन लोगों के बारे में हमें जानकारी देते हैं। अब देखो गांधी जी, उस समय हमारे यहाँ पर भी जो है राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, आज़ादी की लड़ाई चल रही थी। गांधी जी ने हिटलर को लिखा पत्र, हिटलर को गांधी जी का पत्र वर्धा से लिखा था, मध्य प्रांत भारत से, 23 जुलाई 1939 को। प्रिय मित्र, मित्रों का यह आग्रह रहा है कि मानवता की खातिर मैं आपको कुछ लिखूं, लेकिन मैं उनके अनुरोध को अस्वीकार करता हूं क्योंकि मैं ये महसूस करता हूं कि मेरा आपको पत्र लिखना धृष्टता होगी। लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगता है कि इस मामले में मुझे हिसाब किताब करके नहीं चलना चाहिए और मुझे आपसे अपील करनी चाहिए, चाहे वह जिस लायक हो। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि आज संसार में आप ही एक ऐसे व्यक्ति है जो उस युद्ध को रोक सकते हैं जो मानव जाति की बर्बर अवस्था में मानव जाति को बर्बर अवस्था में पहुंचा सकता है। क्या आपको किसी उद्देश्य के लिए इतना बड़ा मूल्य चुकाना चाहिए, फिर चाहे वह उद्देश्य आपकी दृष्टि में कितना ही महान क्यों ना हो? क्या आप एक ऐसे व्यक्ति की अपील पर ध्यान देंगे जिसने सोच विचार कर युद्ध के तरीके का त्याग कर दिया है और इसमें उसे काफ़ी सफलता भी मिली है? जो भी हो, मैं ये मान लेता हूँ कि यदि मैंने आपको पत्र लिखकर कोई भूल की है तो इसके लिए आप मुझे क्षमा कर दे। मैं हूँ आपका सच्चा मित्र मोहनदास करमचंद गांधी। 1939 में जब युद्ध शुरू हुआ था उसी समय जो है गांधी जी ने हिटलर को यह पत्र लिखा था कि आपको अपना उद्देश्य, हमने पढ़ा ना कि जर्मनी की प्रथम विश्व युद्ध में शर्मनाक पराजय हुई थी और वर्साई की संधि अपमानजनक संधि हुई थी। तो उस समय से ही हिटलर के बारे में भी हमने जाना था कि वो ऑस्ट्रिया की तरफ से जर्मनी की तरफ, ऑस्ट्रिया का सैनिक था लेकिन जर्मनी की तरफ से लड़ रहा था। तो वो उस समय बौखला गया था, फिर धीरे धीरे उसने जर्मनी पर अपना अधिकार कर लिया। तो उसका एक उद्देश्य था कि मैं प्रथम विश्व में युद्ध में हुए अपमान का बदला लूँगा। इसलिए जो है गांधी जी ने ये पत्र लिखा कि अगर आप अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए मानव जाति का इतना संहार करोगे, मानव जाति को इतनी चोट पहुंचाओगे, तो ये मेरे हिसाब से सही नहीं है। ये गांधी जी ने हिटलर को लिखा। अब देखो हिटलर वापस क्या कहता है। हिटलर लिखता है वापस, हिटलर का गांधी जी को पत्र, हमें अहिंसा के रूप में एक ऐसी शक्ति प्राप्त हो गई है जिसे यदि संगठित कर लिया जाए तो वह संसार भर की सभी प्रबलतम हिंसात्मक शक्तियों को गठजोड़ का मुकाबला कर सकती है। जैसा कि मैंने कहा, अहिंसात्मक तरीके से पराजय नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। ये तरीका तो बिना मारे या चोट पहुंचाए करने या मरने का तरीका है। इसका इस्तेमाल करने में धन की लगभग कोई ज़रूरत नहीं है और इस विनाश शास्त्र की तो नहीं ही है जिसे आपने पूर्णता के चरम बिंदु पर पहुंचा दिया। मुझे ये देखकर आश्चर्य होता है कि आप ये भी नहीं देख पाते कि विनाशकारी यंत्रों पर
का एकाधिकार नहीं है। अगर ब्रिटिश लोग नहीं तो कोई और देश निश्चय ही आपके तरीकों से ज़्यादा बेहतर तरीका ईजाद कर लेगा और आपके ही तरीकों से आपको नीचा दिखाएगा। आप अपने देशवासियों के लिए कोई ऐसी विरासत नहीं छोड़ रहे हैं जिस पर उन्हें गर्व होगा। वे एक क्रूर क्रम की चर्चा करने में गर्व का अनुभव नहीं करेंगे, फिर भले ही वह कृत्य कितनी ही निपुणतापूर्वक नियोजित क्यों न किया गया हो। अतः मैं मानवता के नाम पर आपसे युद्ध रोकने की अपील करता हूँ। ये भी गांधी जी का है, हिटलर को गांधी जी का पत्र, ये 1940 का है। मोहनदास करमचंद गांधी, हिटलर को गांधी जी ने ये 2 पत्र लिखे थे। तो इन पत्रों को पढ़कर हम जो है क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गांधी जी तो क्या थे, बिल्कुल अहिंसावादी थे। वो अहिंसा के रास्ते पर चलकर जो है अपना नाम, अपने देश का नाम रोशन करना चाहते थे। और हिटलर क्या था, पूरा हिंसात्मक था। तो गांधी जी हिटलर से यही अपील करते हैं अपने पत्रों में कि आप जो है अहिंसात्मक तरीकों को अपनाकर भी अपनी विजय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हिटलर का पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो ये आपका पाठ पूरा हुआ है। इसका होमवर्क आपको करना है। कुछ होमवर्क तो मैंने आपको भेज दिया है और बाकी और आपको कल भेज दूंगी। या अभी देखती हूँ, अभी भेज दूँ।